नमस्कार। आज सुनते हैं बांग्ला की क्लासिक कहानियों में से फिर एक कहानी, सुलेखा की कहानी, जिसे लगता है उसकी कहानी शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई। সেসব দিন শেষ হয়ে গেল। এচ্ছে তার নাইবা হতো বিয়ে। থাকতো সে উষাদির মতো, নলিনীদির মতো, মিস সেনের মতো, মিস विधुबाला गांगुलीर मतो अविवाहिता। अंग्रेजी की एक कहावत है, संप्रति आपने बहुत सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम अक्सर लोगों के कपड़े, बोलचाल और पहनावे और शक्ल से उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं। सोचिए, शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो ऐसा, या किसी के बारे में आपने यूं ही राय बनाई, बाद में रिग्रेट किया हो उसे जानकर। चलिए सुनते हैं 1947 में लिखी एक साधारण बहू सुलेखा की कहानी। गाड़ी जब गांव देहात के रास्तों में घुसी तो सुलेखा को रोना आ गया। इसलिए क्या शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की थी? कौन जानता था इस गांव देहात में ससुराल होगा। ना जाने इन अनपढ़ों के साथ कैसे समय बीतेगा। कलकत्ता में तो नीलिमा दीदी के घर पर रोज चाय की महफिलें, जगदीश बरुआ और हिरणमय मित्र जैसे गायकों पर चर्चा, नई साड़ियों के फैशन की बातें, किस साड़ी पर कैसी जरी लगेगी, यही सब। गौरी के घर रेडियो पर रोज नए नए गाने सुनना, सब खत्म हो गया। गाने की तो वह इतनी बड़ी भक्त है कि अच्छा गाना सुनने मिले तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। इन सब बातों की यह परिणति। इसीलिए ही क्या काका ने मुझे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था। नहीं पढ़ाते तो भी चलता, कम उम्र में शादी कर देते तो समझ तो नहीं आती। यह बात वह किसी से कह भी नहीं सकती। कह सकती तो शायद मन का बोझ हल्का हो जाता। लड़का उसे पसंद था, सावला, कम उम्र, बीए पास। पर क्या, आर्मी की नौकरी है, सब समय बातचीत के लिए वक्त भी तो नहीं मिलेगा। इन अनपढ़ औरतों के साथ इस देहात में अकेले न जाने कैसे समय गुजरेगा। नीलिमा और सहेलियां सब छूट गए वहाँ। सब कॉलेज पास करेंगी। कितना सुखमय जीवन पड़ा है उन सब के सामने। वो अटक गए इस क्षुद्र जीवन में। ऐसा जीवन, ऐसा लगता है गति ही बंद हो गई है जीवन की। शाम हो गई थी। गाड़ी एक पुराने से घर के सामने रुकी। कुछ बूढ़ी औरतें और गांव की औरतें, ना उनके चेहरे पर बुद्धि की थोड़ी झलक, ना विवेक का कोई चिन्ह, भीड़ लगाकर सुलेखा को घेर कर खड़ी हो गई। कलकत्ता के घर में रिसेप्शन वगैरह हो गया था और कोई रीति रिवाज शेष नहीं थे। बाकी रहते तो मामला विरक्तिकर हो जाता। विरक्तिकर मतलब एनोइंग। पति को छुट्टी नहीं थी। एक ही 2 दिन में वो इन प्राचीनाओं के हाथ में मुझे सौंप कर निकल पड़े। मिलिट्री की नौकरी है, अतः ज़्यादा छुट्टी नहीं होती। जाते समय बोलकर गए, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मैं जरूर आ जाऊंगा। समीर के निकलते ही सुलेखा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एकदम अकेली रह गई वो। कैसे दिन बीतेंगे इन 2-3 बूढ़ियों के साथ, जिन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं। काका के पास पैसे होते तो मेरी शादी शहर में कराते। छोड़ो ये सब बातें, सिर्फ लड़का देखकर ही शादी दी थी। लड़का सचमुच ही बहुत अच्छा है। समीर को सुलेखा सचमुच बहुत पसंद करती थी। पढ़ा लिखा, सुपुरुष स्वभाव से भी बहुत अच्छा। गांव का घर पुराना है पर बहुत बड़ा है। कुछ जमीन जायदाद है, बाग बगीचे, बांस के जंगल, पुराने खानदानी लोग हैं। वही बात, पुराने मतलब बिल्कुल ही पुरानी सोच के। सासू माँ ने मुंह दिखाई में उसे 10 तोले की मटर माला दी। देकर बोली, बहू बहुत शुभ है ये हमारे खानदान के लिए। मेरी सास ने मुझे दिया था, मैं तुझे दे रही हूँ, तू अपने बेटे की बहू को दे देना। सदा सौभाग्यवती रहे, सदा सुहागन रहे। सुलेखा ने सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। हार सचमुच बहुत भारी है, पर इस जमाने में ऐसा हार कोई पहनता है? गौरी क्या सोचेगी, कॉलेज की अनुदी क्या बोलेगी यदि यह हार पहनकर वह शहर गई तो। 5-6 दिन बीत गए। अब रोज सुबह उठकर सुलेखा को जेठानी नीरदा की मदद करनी पड़ती। नई बहू है, इसीलिए अभी तक काम का बोझ नहीं पड़ा था, पर नीरदा को देखकर समझ आता था कि पुरानी हो जाने पर कितना काम होगा। नीरदा सुबह से शाम खटती, किलो किलो धान उबालती, मन कपड़े धोती, गाय बैलों को देखती और 2 वक्त का खाना पकाती।
उनके हाव भाव से तो लगता है एक वक्त की जिम्मेदारी अब वह मुझ पर डाल देना चाहते हैं, पर संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। यह बात नहीं कि सुलेखा को खाना पकाना नहीं आता, पर 5 मिसाली सब्जी, बड़ी की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, ये सब गांव के व्यंजन उसे बनाने नहीं आते और ऊपर से अच्छा भी नहीं लगता। ये सब सिर्फ चूल्हे चौके में जीवन झोंक देने का कोई अर्थ है? सुलेखा सुंदर है। पिछले साल ही तो कॉलेज में नाटक में मालिनी का किरदार निभाया था। कितनी तारीफ की थी सबने उसके गाने की, और उसकी भी। गौरी की माँ ने खुद तैयार किया था टिश्यू की साड़ी पहनाकर, सोने के गहने और माथे पर लंबी बिंदी लगाकर। कितनी तारीफ की थी यंग प्रोफेसर उषा मैम ने ग्रीन रूम में आकर। यह सब तो अभी रविंद्र जयंती की ही बात है। आज याद आता है तो लगता है ना जाने कितनी पुरानी बात है। लगता है बस यह सब खत्म हो गया। इससे अच्छा होता उसकी शादी ही ना होती, रहती वह उषा मैम, नलिनी मैम की तरह, मिस सेन और मिस गांगुली की तरह कवारी। दौड़ती हर सुबह हाथ में बैग और फोल्डिंग छाता लिए 10:30 की ट्राम पकड़ने। जहाँ जाना होता वहाँ जाओ, सिनेमा देखो, पार्टी में जाओ, थिएटर देखो। कितना मज़ेदार है यह सब। सुबह सुबह बड़ी जेठानी कमरे में आकर बोली, छोटी बहू एक काम करोगी? सुलेखा बोली, बोलो ना दीदी। उड़द की दाल सब रखे रखे खराब हो रही है, छत में जाकर धूप दिखा लाओ, शाम को दोनों मिलकर झाड़ कर उठा लेंगे। ठीक है दीदी, कर पाओगी ना? किया तो नहीं कभी, पर कोशिश करूंगी। सुलेखा दाल छत पर डालाई। उसके बाद दाल की बात उसके दिमाग से ही निकल गई। दोपहर के खाने के बाद सुलेखा की आंख लग गई। दोपहर 2 बजे करीब काले काले बादल घिरकर जोरदार बारिश शुरू हो गई। जब नींद टूटी, बारिश तब भी चालू थी। सावन की बारिश घंटे 2 घंटे में ही गड्ढे तालाब सबका फर्क मिटा देती है। सुलेखा आंखें मलते मलते बाहर देखकर अवाक हो गई। ऐसी बारिश तो कभी शहर में नहीं देखी। पेड़ों के तने पानी में भीग भीग कर बिल्कुल काले दिख रहे थे। पेड़ों पर बैठकर पंछी बारिश के पानी में भीग रहे थे। दृश्य ऐसा जैसे रविंद्रनाथ की कोई कविता हो। ये लोगों को कुछ पता नहीं, इस समय खाते हैं गरम गरम पकोड़े और चाय। वो नई बहू है, अपने से जाकर चाय कैसे बनाए? किसी को इस बात की चिंता है? ओ माँ, वो बूढ़ी इतनी बारिश में भीग भीग कर लकड़ियाँ बीन रही है। इन गांव वालों की बुद्धि है या नहीं? उसी समय नीरदा कमरे में आकर बोली, छोटी बहू दाल ले आई छत से? सत्यानाश, ये बात तो उसके दिमाग से ही निकल गई। वह चौंक कर बोल पड़ी, ओ माँ दीदी, बिल्कुल भूल गई, अभी जाकर उठा लाती हूँ। एक काम दिया था वह भी नहीं हुआ उससे। ये औरतें उसके बारे में क्या समझ रही होंगी? कितनी अनाड़ी है वह। कॉलेज में तो सब उसको स्मार्ट समझते थे। यह सोच सोच कर वह जमीन में गड़ी जाती थी। वह अचानक उठी और छत की तरफ भागी। नीरदा सस्नेह उसकी तरफ देखकर बोली, दौड़ो मत छोटी बहू, बैठो यहाँ। बैठू कैसे दीदी, दाल तो अब तक भीग कर खराब हो गई होगी सब। अरे बाबा, अभी भी क्या दाल छत पर है? तुम सो रही थी सो मैं उतार लाई। कृतज्ञता से सुलेखा की आंखें झुक गई। सचमुच उसकी जेठानी अच्छी है, मजा देखने वालों में से नहीं। वह बोली, बचा लिया दीदी आपने, धन्यवाद, नहीं तो शर्म के मारे मैं कैसे मुंह दिखाती सबको। नीरदा मुंह में साड़ी का पल्लू रखकर हंसकर बोली, हाय राम, छोटी बहू की थिएटरी बातें सुनकर तो हंसी नहीं रुकती। उस दिन को सुलेखा ने अपनी पराजय के रूप में स्वीकार किया। हाँ, दाल वाल कभी नहीं सुखाई उसने। इन गांव वालों औरतों की तरह यह सब याद नहीं रहता उसको। शाम को मोहल्ले की कामनी आकर बोली, क्या कर रही हो भाभी? बाल बांध रही हो, थोड़ा फीता पकड़ोगी? एक गाना सुनाओ ना भाभी। ना बाबा, संध्या के समय गाना गाऊंगी तो सास क्या सोचेगी मेरे बारे में? वैसे ही सारे घर के लोग अनाड़ी समझते हैं मुझे। तुम ही हो एक जिसने मुझे गाने के लिए पूछा। किसी ने नहीं पूछा भाभी। कौन पूछेगा? सुलेखा ने धीमे स्वर में कहा। शाम से रात हो गई, अंधेरा उतर आया। कामनी अपने घर चली गई। फिर शाम एक परत बारिश होकर बंद हुई। अभी सुलेखा खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। कितनी भीनी भीनी खुशबू है नींबू के फूलों की, हवाओं के साथ सब जगह बिखरी हुई। उसी समय जेठानी नीरदा ने कमरे में आकर कहा, क्या कर रही हो छोटी बहू? आइए ना दीदी, बस यूं ही बैठी हूँ।
जरा चलो ना रसोई में, मैं दाल सेक रही हूँ, तो फटकार लेना। अच्छा दीदी, सब समय ये सब काम अच्छे लगते हैं तुम्हें? कभी नहीं लगता कुछ और काम करूँ, कोई अच्छा काम? नीरदा हंसकर बोली, समय नहीं है भाई इतना, देखो ना कितना काम पड़ा है अभी तक। सुलेखा मन ही मन बोली, उसी में से समय निकालना पड़ता है। सुलेखा का जी हट गया, किन सब अनपढ़ों के बीच आकर फंस गई, सिर्फ जानते हैं रसोई का काम और सिर्फ घर का काम। नीरदा बोल पड़ी, छोटी बहू तुम नई हो अभी, पहले पहले सब खराब लगेगा, फिर यही सब अच्छा लगने लगेगा, फिर देखो कहीं मन नहीं जाएगा। सुलेखा मन ही मन बोली, भगवान करे ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए। दिखावे की खातिर सुलेखा को दाल झाड़ने बैठना पड़ा। 2 घंटे का कठिन परिश्रम। नीरदा वहां दाल सेक रही थी और सुलेखा अनाड़ी हाथों से सूप से दाल झाड़ रही थी। देर रात जब सुलेखा ने नींद भरी आंखों से अपने कमरे में सोने को आई तो उसका मन क्लांति और उदासी से भर गया। पिछले जन्म में क्या पाप किए थे उसने कि ऐसा ससुराल मिला। उसी दिन देर रात एक आवाज से उसकी नींद टूटी। कोई गाना गा रहा है। सुलेखा कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। गुनगुन कर कोई निपुण गले से आलाप कर रहा है। सुलेखा ने सोचा, वाह, ऐसा राग जयंती, कौन गा रहा है यह? सुलेखा खुद एक गायिका है। सुलेखा यदि ऐसा आलाप कर पाती तो अपने आप को उस्ताद समझती, पर ऐसा गाना तो उसके बस का नहीं। सुलेखा और सुनने के लिए जैसे ही बाहर आई, गाना बंद हो गया। जो गा रही थी वह अन्यमनस्क गुनगुना रही थी, गाना गाने के लिए नहीं। फिर आकर बिस्तर में सो गई। सुबह उठकर रात की घटनाओं से बिल्कुल याद नहीं रही। दोपहर को याद आया तो उसे लगा शायद सपने में देखा होगा। गांव के दूसरे मोहल्ले में सुलेखा कभी नहीं गई। आज कुछ औरतें आकर उसे बुलवा ले गईं। सभी ने सुलेखा की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। रसोई में बैठकर चाय पीते पीते बहुत गप्पे शप्पे की। सुलेखा ने सोचा, आंखें नहीं है क्या इन सब की? इतनी सुंदर जरी बॉर्डर की साड़ी पहन रखी है, किसी ने पूछा तक नहीं। नई मशहूर फिल्म के बारे में बताया, मुझे पूरे गाने आते हैं उसके, यह भी बताया, पर किसी ने गाने की बात उठाई तक नहीं। मशहूर गायक हिरण्मय मित्र के सब गाने, कौन नहीं जानता हिरण्मय मित्र को? सुलेखा का दिल किया हारमोनियम छीनकर इन गंवारों को 2-4 ऐसे गाने सुनाओ कि सारा कमरा सुरों से गूंज उठे। सुलेखा ने आते ही देख लिया था कि कमरे में एक पुराना हारमोनियम है। एक 10-11 साल की लड़की बेसुरे गले से आलाप कर रही थी उसमें, शायद उसी को सुनाने के लिए था। ये लोग खबर नहीं रखते कि वह कितनी बड़ी गायिका है। घर लौटकर देखा उसकी जेठानी नीरदा ताड़ के फल से गूदा निकाल रही है ताड़ के वड़े बनाने के लिए। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में यह मीठा व्यंजन बहुत मशहूर है। नीरदा सुलेखा को देखकर बोली, छोटी बहू, कहाँ गए थे तुम लोग? लड़कियां बोल पड़ी, बड़ी भाभी आप तो जाओगी नहीं, आती तो कितना मजा आता। नीरदा बोली, अरे बैठो ना तुम लोग, थोड़े वड़े खाकर जाओ। छोटी बहू तुम बड़े तल देना, मैं तेल चढ़ा देती हूँ। एक ढेर बड़े तलकर जब वह उठे तो रात 9 बज गए थे। लड़कियां 2-4 बड़े खाकर घर जा चुकी थी। सुलेखा को इन सब बातों की आदत नहीं थी। इतनी देर तक चूल्हे के सामने बैठना उसे नहीं पुसाता था। हर वक्त खाना और खाने की तैयारी। उसे याद आया, उसके कॉलेज के प्रोफेसर कहते थे, हम लोगों का खाने के इंतजाम में इतनी मेहनत है, यदि इतनी ही मेहनत हम पोषक तत्व पर कर लेते तो इतनी बीमारियां नहीं होती। तभी जेठानी नीरदा ने रसोई से आवाज़ दी, छोटी बहू मेरे कमरे में गमछा तो है, ला देना, जरा नहाकर आती हूँ, बड़ी गर्मी है। सुलेखा बोली, अच्छा दीदी, कमरे में रोशनी है? नहीं, लालटेन लेती जाओ। कमरे में गमछा ढूंढते ढूंढते सुलेखा को टेबल पर रखा एक लिफाफा नजर आया। ऊपर ऑल इंडिया रेडियो का स्टैम्प था। लिफाफे पर नाम लिखा था, नीरजा सुंदरी मित्र, रायग्राम, जिला नदिया। जल्दी जल्दी लिफाफा खोलकर देखा, किसी नीरजा सुंदरी के गाने का अप्रूवल है अगस्त महीने के लिए, साथ में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है। सुलेखा ने अलट पलट कर देखा, नहीं कोई गलती नहीं। हाँ, यह तो रेडियो कॉन्ट्रैक्ट का ही फॉर्म है, पर किसके नाम का? कौन है नीरजा सुंदरी मित्र? उसे संदेह हुआ। वह तुरंत चिट्ठी लेकर रसोई की तरफ भागी और चिट्ठी दिखाकर बोली, यह किसकी चिट्ठी है दीदी? नीरजा सुंदरी कौन है? नीरदा उपेक्षा के सुर में हंसकर बोली,
हटो ना छोटी, यह सब कहाँ से निकाल लाई? मेरा ही नाम नीरजा है, गांव वालों ने नीरजा का नीरदा बना दिया। लेकिन मित्र क्यों, घोष होगा ना। शादी के पहले का सरनेम ही चला रहा है रेडियो ऑफिस में, अभी तक बदलना नहीं हुआ। वो कुछ नहीं भाई, रख दो वह सब। मैंने ही कहा था देवर जी को छोटी बहू को कुछ ना बताए, मुझे शर्म आती है। मेरे भैया ने मना किया था कि ससुराल में सब मत बताना, ना जाने कौन क्या सोचे। भैया ने ही गाना सिखाया है मुझे, हिरणमय मित्र, शायद नाम सुना हो तुमने। सुलेखा खड़ी देखती रह गई। विख्यात गायक हिरणमय मित्र की छोटी बहन और सुप्रसिद्ध गायिका नीरजा सुंदरी मित्र उसके सामने चूल्हे पर बैठी बड़े तल रही है। सुलेखा आदर और प्यार से पल्लू से जेठानी नीरदा का पसीना पोंछते पोंछते बोली, दीदी तुम ही थी ना उस दिन राग जय जयंती गा रही थी उस रात को। सुलेखा नीरदा के पैरों को छूकर बोली, दीदी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, पर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कैसे पता चलता, बताओ जरा। सुनी एक और कहानी आपने, क्या रंग है इस कहानी का मैं तय नहीं कर पाई, आप समझकर जरूर लिख सकते हैं मुझे। सामान्य सी देवरानी जेठानी की कहानी लगती है, पर सुलेखा का रियलाइजेशन क्या आपको रियलाइज़ कर पाया? जब हम बड़ी सहजता से कैटेगराइज कर देते हैं लोगों के बीच, वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ, शहरी और गांव की लड़की इत्यादि इत्यादि, बिना पता किए उनके पीछे की कहानी। ऐसी ही आम इंसानों की कहानियों को अपनी लेखनी में उतारा है लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने। इंतजार में रहिए एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।